all the students raise your hand for attendance. Do it fast. All the students raise your hands for attendance. Do it fast. Okay, thank you. Today's topic is change of state of matter by changing pressure. देखिए कल मैंने आपको 5 प्रोसेसेस एक्सप्लेन की थी, which were okay. Students, if you have any problem in audio and video, then please raise hand. If anybody is having problem, okay, so today's topic is change of state of matter by changing pressure. हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल की स्टेट को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर. कल हमने स्टेट चेंज की थी बाय चेंजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को चेंज करके हमने स्टेट को चेंज किया था. और प्रोसेसेस के नाम मैंने आपको बताए थे. मेल्टिंग. मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट. एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको मेल्टिंग बोलते थे. एंड सेकेंड वन इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा बाय हीटिंग. जब हम उसको हीटअप करेंगे मटेरियल को तो एक लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन जो है वो वेपोराइजेशन का अपोजिशन है, अपोजिट है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, उसको ठंडा करना पड़ेगा. तो गैस को जैसे ही हम कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. एंड द लास्ट प्रोसेस इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में ये था कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे कि वाटर को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज फ्रीजिंग. एंड द लास्ट प्रोसेस इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन देखिए क्या था. सब्लिमेशन में ये था कि सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट. सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कभी जाएगा ही नहीं, उसकी लिक्विड स्टेट पॉसिबल ही नहीं है. तो डायरेक्टली वो या तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा. इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे. ड्राई आइस, सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड आयोडीन. आयोडीन भी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है. नैप्थलीन बॉल्स जिसको हम लोग यूज करते हैं क्लोथ्स को बचाने के लिए इंसेक्ट से. और इसके अलावा कैम्फर, कपूर का यूज करते हैं, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है. सब लाइन में वो भी सब्लिमेशन करता है. तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जिसमें हमने टेम्परेचर के चेंज होने का इफेक्ट देखा था. तो टेम्परेचर चेंज करने से मटेरियल की स्टेट चेंज होती थी. अभी हम क्या चेंज करने वाले हैं, प्रेशर को चेंज करने वाले हैं, या हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे मटेरियल की स्टेट को चेंज किया जा सके. तो इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू. हमें चाहिए होगा इसके लिए सिलेंडर, ताकि हम इसके अंदर गैस को फिल कर सकें और उस पर प्रेशर अप्लाई कर सकें. तो ये एक सिलेंडर लिया हमने. और इस सिलेंडर को हम लोग गैस से फिल कर देंगे. ये इसके अंदर ये गैस पार्टिकल्स हैं. अभी इनके बीच के स्पेसेस ज्यादा हैं, सो इट इज इन द गैसियस स्टेट. और यहाँ पर हमने पिस्टन को इंस्टॉल किया. ये पिस्टन इंस्टॉल करके, और ये इसका हैंडल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर गैस, और ये पिस्टन. दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर, एंड एनी गैस इज फिल्ड इन दिस सिलेंडर. अब देखिए इसमें हमें प्रेशर अप्लाई करना है. प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड होंगे. और जब भी मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्स लगाऊंगा तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब हम बोलेंगे कि हम गैस को क्या कर रहे हैं, हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे
बाय अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन वी आर कंप्रेसिंग द गैस। पिस्टन पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके हम गैस को कंप्रेस करेंगे। अब देखिए कंप्रेशन में एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर टेम्परेचर राइज होता है, कंप्रेस करने पर टेम्परेचर राइज होता है। तो जब मैं पिस्टन को अचानक ऐसा सडनली नीचे लेकर के आऊंगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे पिस्टन तो नीचे आ चुका है, लेकिन वो अभी भी इस सिलेंडर के अंदर जो अभी सब्सटेंस है वो अभी भी कौन सी स्टेट में मिलेगा, वो अभी भी गैसीय स्टेट के अंदर मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको सडनली अचानक से इस पिस्टन को ऐसा नीचे ले आया। तो गैस के पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कौन सी स्टेट में है, गैस स्टेट के अंदर, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी भी क्या कर रहे होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो अभी भी मोशन कर रहे होंगे, फास्ट मूविंग होंगे। अगर ये फास्ट मूविंग है तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये गैस स्टेट के अंदर है। तो कंप्रेशन में क्या प्रॉब्लम बताई मैंने, हम जब भी किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उससे टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होता है कंप्रेशन में। और मैं अगर इसको सडनली एक्सपेंशन कर देता हूं, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एयर कंडीशनर में किया जाता है, गैस को कंप्रेस करके, देखिए आपने अभी पढ़ा कि कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है, तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर जो कंप्रेसर्स लगे हुए हैं वो यही वर्क करते हैं, वो पहले गैस को कंप्रेस करते हैं, फिर सडन एक्सपेंशन करते हैं, अचानक से उसको ऐसा फैला देते हैं, और जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये जो गैस हमने कूल की, ठंडी की, फिर हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं एक फैन के चारों तरफ, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर ठंडी हवा देता है। तो कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है, और इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना, फैलाना। तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन होगा। तो यहाँ पर तो हमें गैस की स्टेट को, गैस को लिक्विड स्टेट में लेकर के आना है, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। और कंप्रेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हम सडन कंप्रेशन नहीं करेंगे, अचानक से इसको कंप्रेस नहीं करेंगे, इसको कंप्रेस किया जाएगा स्लोली। ये एक स्लो प्रोसेस होगी, धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे। और ये जो सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्स है वो कंडक्टिव वॉल्स होंगी, कंडक्टिव वॉल। कंडक्टिव वॉल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके पिस्टन इस पोजीशन पर ले आया। ऐसा करने पर ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हो गए, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने जैसे ही इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही इसका टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मैंने कंप्रेशन रोक दिया, तो मैंने कंप्रेशन करना बंद कर दिया। अब मैं इस गैस को ठंडा होने दूंगा। यहाँ का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, और बाहर जो सराउंडिंग है, रूम टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट एनर्जी है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। जैसा मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था, डिफ्यूजन में आपने ये स्टडी किया था कि मटेरियल ट्रांसफर होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एनर्जी के साथ भी सेम है, एनर्जी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो यहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिलेंडर हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, और धीरे धीरे हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, और कब तक रिलीज करेगा, जब तक इसका टेम्परेचर भी कितना नहीं हो जाता, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो गैस थी, अब उसका टेम्परेचर फिर से 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, किसके बराबर, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर से कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो हमें पता है फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर देखा फिर से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे कंप्रेशन रोकना पड़ेगा, कंप्रेशन रोकेंगे ताकि ये गैस फिर से ठंडी हो। धीरे धीरे ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, फिर से ये गैस ठंडी होकर के 20 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी, फिर कंप्रेशन करेंगे। तो ये कंप्रेशन की प्रोसेस जो है ये स्लो प्रोसेस है, अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो कंप्रेशन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग भी करनी पड़ रही है, गैस को ठंडा भी करना पड़ रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मटेरियल की स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं। अब ये तो कंप्रेशन की प्रोसेस थी, ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये समझा सकूं
कि जब मैं कंप्रेशन करूंगा तो उसके साथ साथ मेरे को कूलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन करने पर टेम्परेचर बढ़ता है और हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो स्टेट चेंज होगी नहीं। अब आगे की प्रोसेस देखिए, कंप्रेशन करने पर ऐसा क्या हो रहा है कि मटेरियल की स्टेट चेंज हो रही है। दिस इज द पिस्टन और अभी ये गैस पार्टिकल्स थे जो लूजली स्पेस थे। मैंने इस पर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये पिस्टन इनवर्ड सिलेंडर के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है। स्लो प्रोसेस, रुक रुक के हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस करते करते अभी देखिए इसका ये लेवल था, तो ये जो पिस्टन है अभी इस पोजीशन तक आ चुके हैं। मैंने गैस की वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया कंप्रेस करके। तो जब पिस्टन यहां पर आ गया तो आप देख रहे हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे और क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, जिसकी वजह से ये किस में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। तो गैस को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड स्टेट में, बाय कंप्रेशन। आप इसको कंप्रेशन बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय कंप्रेशन और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो गैस के ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कंप्रेस करने पर गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होगा। अगर स्पेसेस कम हो जाएंगे पार्टिकल्स में तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे और अट्रैक्शन फोर्स लगाने की वजह से ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा और जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि स्पेसेस कम हो रहे हैं, स्पेसेस कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वो कौन सी स्टेट में आ रहा है, वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है बाय कंप्रेशन और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपको इसको कूलिंग भी करनी पड़ेगी, गैस को ठंडा भी करना पड़ेगा साथ साथ। सो दिस इज द प्रोसेस by which we can change a gas into liquid by changing pressure। अब इसी तरह से हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि लिक्विड को भी फिर गैस, लिक्विड को भी फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका एग्जांपल सुनिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, देखिए क्रूड ऑयल निकाला जाता है ऑयल रिफाइनरी के अंदर। सबसे पहले हमें जब भी हम लोग अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है क्रूड ऑयल, जिसको पेट्रोलियम ऑयल, जिसको पेट्रोलियम बोला जाता है। तो पेट्रोलियम को जैसे ही हीट अप करते हैं, पेट्रोलियम को जैसे ही गर्म किया जाता है, गर्म करते ही सबसे पहले एक गैस निकलती है जिसको पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और उस पेट्रोलियम गैस को हम लोग सिलेंडर्स के अंदर फिल करते हैं। सिलेंडर के अंदर फिल करने का तरीका क्या है, बाय कंप्रेशन। तो हम वो पेट्रोलियम गैस को पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करके उसको इतनी से वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, फिर और गैस डालते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं, फिर और गैस डालते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं। और अभी आपने पढ़ा कंप्रेशन में गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड, कि हमने जिसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया वो पेट्रोलियम गैस है। अब इसके बाद देखिए हम लोग फिर लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए थियोरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। थियोरेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम थ्योरी में ऐसा मान सकते हैं कि अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो पार्टिकल भी इतने पास पास आ जाएं कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आपको लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाना है, प्रेशर लगाना है, ऑलरेडी हमें पता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो कम होते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी भी कराई थी कि जो लिक्विड है वो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होती है, कि थोड़ा सा कंप्रेस होती है, बिल्कुल लिटल, या हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, देखिए कंप्रेस तो हर मटेरियल को किया जा सकता है, नो डाउट। हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन फिर भी
सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए इनकम्प्रेसिबल वर्ड यूज किया जाता है। उसका रीजन ये है कि हमें हाई प्रेशर हाई फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंप्रेस होगा। लिटिल फोर्स अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या स्कूल लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय पर हम इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हाई प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसको इनकम्प्रेसिबल बोला जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और जैसे मैंने इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड को फिल किया, ये पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर पिस्टन लगाऊंगा और इसको कंप्रेस करना स्टार्ट करूंगा, और मुझे यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस पिस्टन को दबाने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब होता है 10 to the power 9 और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर वी हैव टू अप्लाई। तो इतना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, या इसकी बजाय हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, 20,000 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक टॉपिक आता है। देखिए जिसका क्या मतलब होता है, अभी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर जितना भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहां से लेकर के 100 या 200 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, और वो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो हम पर जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको बोला जाता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 20,000 ATM। 20,000 ATM का मतलब है कि नॉर्मल प्रेशर से आपको 20,000 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और इतना हाई प्रेशर इंक्रीज करने के लिए देखिए लेबोरेटरी के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाया इतना हाई प्रेशर क्रिएट करना। तो थियोरेटिकली ऐसा माना जाता है कि जब हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है पार्टिकल्स इतने पास पास आ जाएं कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इतना प्रेशर कब काम करेगा, इतना प्रेशर तो तब भी काम नहीं करता अगर यहां से लेकर के 20 किलोमीटर ऊपर तक आइस की एक लेयर बन जाए, तब भी इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा बॉटम में। तो थियोरेटिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, और अगर हम लेबोरेटरी में इतना प्रेशर क्रिएट कर लें तो ऑब्वियसली लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टिकल्स इतने पास पास आ जाएंगे, कंप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, दबाने पर पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और क्लोजली स्पेस्ड होने पर ये पार्टिकल दूर दूर से मैंने इस पर ऐसा प्रेशर अप्लाई किया, ये पास पास आ रहे हैं, और अगर ये क्लोजली स्पेस्ड हो गए मतलब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। Now the next topic is latent heat. लेटेंट हीट, सबसे पहले लेटेंट का मीनिंग समझिए क्या होता है। लेटेंट ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है हिडन। तो आप इसको हिडन हीट भी बोल सकते हैं, लेटेंट हीट, हिडन हीट। और ये आपको कब दिखाई देगी, जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और देख रहे हैं कि थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहे। हम मटेरियल को हीट एनर्जी दे रहे हैं, हमारे पास ये एविडेंस है कि हमने हीट एनर्जी दी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उस समय पर उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। देखिए आप इस चीज को याद कर लीजिए, हम जब भी किसी मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे तो उससे 2 वर्क हो सकते हैं, और दोनों वर्क कभी भी एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा। सबसे पहला वर्क ये है कि जब हम हीट एनर्जी देंगे तो हो सकता है उससे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़े। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और अगर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे स्टेट चेंज हो रही है तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो हीट एनर्जी से 2 वर्क किए जा सकते हैं, या तो मटेरियल का टेम्परेचर राइज किया जा सकता है या मटेरियल की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। या तो मटेरियल का टेम्परेचर राइज होगा या मटेरियल की स्टेट चेंज होगी, दोनों में से एक वर्क होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं होते। तो लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड यूज किया गया, हिडन, हिडन हीट है। तो हिडन कब रहेगी हीट, थर्मामीटर जब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन मटेरियल का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा तो स्टेट चेंज हो रही होगी। देखिए मैंने आपको हीट एनर्जी के 2 वर्क बताए हैं। हीट एनर्जी से या तो
स्टेट चेंज होगी या मटेरियल का टेम्परेचर राइज होगा। या तो मटेरियल की स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर राइज होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए उस समय पर स्टेट चेंज हो रही होगी, और अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस समय पर स्टेट चेंज नहीं होगी। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसको मैं एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी, लेटेंट हीट क्या होती है। द हीट एनर्जी which is required to change the state of matter. The heat energy which is required to change the state of matter is called latent heat. वो हीट एनर्जी जो मटेरियल की स्टेट को चेंज करने के काम में आती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, during the change of state of matter, the temperature of matter does not change. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब भी मटेरियल की स्टेट चेंज हो रही होगी उस समय पर मटेरियल के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो मटेरियल गर्म होगा ना ही मटेरियल ठंडा होगा, थर्मामीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझिए, डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी जो किसी भी मटेरियल की स्टेट को चेंज करने के काम में आएगी उस हीट एनर्जी को बोला जाएगा लेटेंट हीट। और जब भी स्टेट ऑफ मैटर जो है, मटेरियल की जो स्टेट है वो चेंज हो रही होगी उस समय पर मैटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब एक्सपेरिमेंट से आपको ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसका सेटअप देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सबसे पहले एक बीकर का यूज करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्रश्ड आइस डालेंगे, आइस के छोटे छोटे पीसेस डालेंगे, क्रश्ड आइस। ये मैंने आइस क्यूब्स लिए या क्रश्ड आइस ली, छोटे छोटे टुकड़े लिए, वो मैंने इसके अंदर फिल कर दिए इस बीकर में। सो दीज आर द पीसेस ऑफ आइस, और यू कैन से दैट क्यूब ऑफ आइस। ये क्यूब्स हैं आइस के, और ये जो बीकर है ये किसी स्टैंड पर रखना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंड लिया हमने, ट्राइपॉड स्टैंड, और इस स्टैंड पर हमने बीकर को प्लेस कर दिया। बीकर को प्लेस करने के बाद यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा बर्नर। बर्नर एक ऐसा अपरेटस है जो लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल को हीट अप करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये बर्नर लगा दिया। दिस इज कॉल्ड बर्नर। दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। ये ऑन किया था आपने? रुको, वॉल्यूम देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है। हाँ, अरे नहीं हम कर लेंगे, चाहिए होते हैं।
ये एक स्टैंड लिया और स्टैंड पर यहाँ पर क्लैंप लगे होते हैं। इस क्लैंप की हेल्प से हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन पर इसको सेटअप करना है। और यहाँ पर मैंने प्लेस किया थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर और ये इसका बल्ब होगा जिसके अंदर मरकरी फिल्ड रहता है। लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर्स होते हैं, या डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आजकल आने लगे हैं, उसको भी यूज किया जा सकता है। और थर्मोमीटर के ऊपर यहाँ पर स्केल बना होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस लिखे होते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्केल होता है, थर्मोमीटर होता है, वो -10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड की हेल्प से ये थर्मोमीटर को इस बीकर के अंदर प्लेस कर दिया। This is thermometer and this is iron stand. This is tripod stand burner to heat up the ice. और ये हमने क्या डाल रखी है, क्रश्ड आइस, आइस के पीसेस कर दिए, तोड़ दिए उसको और इसके अंदर फिल कर दिए। अब हमें स्टार्ट करना है बर्नर। फॉर एग्जांपल ये जो आइस थी वो काफी ठंडी थी, हमने इसको ऐसे रेफ्रिजरेटर के अंदर से निकाला जिसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। तो इस आइस का टेम्परेचर भी अभी कितना है, ये थर्मामीटर इसका कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। अब हम बर्नर को स्टार्ट करेंगे। बर्नर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी और बर्नर के अंदर हमने फिल किया है केरोसिन ऑयल। तो ये केरोसिन ऑयल का बर्नर है। केरोसिन ऑयल यहाँ पर बर्न हो रहा है और फ्लेम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही हम हीट एनर्जी देते हैं, देखते हैं आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टेट चेंज नहीं हो रही, मैंने अभी आपको बताया, या तो स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर में चेंजेस होंगी। तो जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर थर्मोमीटर ने बताया कि टेम्परेचर -4 हो चुका है, फिर -3 हो चुका है, -2, -1 और अल्टीमेटली लास्ट में कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैंने इसको हीटअप किया तो इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट में चेंज नहीं हो रहे हैं। मेरे को यहाँ पर आइस ही दिखाई दे रही है, अभी इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो -5, -4, -3, -2, -1, नाउ 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। कल आपने ये पढ़ा था, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होकर के सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो आइस है ये धीरे धीरे मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हुई और किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो गया, ये वाटर क्रिएट होना शुरू हो गया। जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए हम तो हीट एनर्जी लगातार दे रहे हैं, बर्नर को बंद थोड़ी ना किया था, ये तो चल रहा है, ये तो हीट एनर्जी दे रहा है। और इसका एविडेंस क्या है कि हम हीट एनर्जी दे रहे हैं? इसका एविडेंस ये है कि यहाँ पर बर्नर के अंदर जो केरोसिन ऑयल था वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ केरोसिन ऑयल तो बर्न हो रहा है और वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और हीट एनर्जी इस बीकर को मिल भी रही है। ये जो मटेरियल है यहाँ पर, जो आइस है, उसको ये हीट एनर्जी मिल भी रही है, लेकिन थर्मामीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। हम देख रहे हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कि सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये आइस मेल्ट होती जा रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब एक ऐसा टाइम आया कि इसके अंदर थोड़ी बहुत आइस रहेगी और बाकी का सारा लिक्विड बन जाएगा। अभी भी हमने थर्मोमीटर को देखा 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंजेस ही नहीं हो रहे, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए तो इसको क्या बोला जा रहा है, लेटेंट हीट, हिडन हीट। उसके बाद और देखिए, अब हमने हीट एनर्जी को कंटिन्यू रखा, देखा लगभग सारी जो आइस है वो मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन एक पीस अभी भी बाकी था, ये एक छोटा सा पीस यहाँ पर बाकी रह गया, टेम्परेचर अभी भी राइज नहीं होगा।
तो टेम्परेचर कब राइज होगा? जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जो लास्ट जो पीस बचा था आइस का, ये भी मेल्ट हो गया, ये भी मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका है? जो आइस है वो कौन सी स्टेट में आ चुकी है? लिक्विड स्टेट में, मतलब कि वाटर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर देखा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब स्टेट चेंज हो रही थी तब, जब स्टेट चेंज हो रही थी तब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहे थे। यहाँ पर कितना टेम्परेचर था? थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट था 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस किसमें कन्वर्ट हो रही थी? वाटर में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहे थे, और जो भी हीट एनर्जी हम दे रहे थे वो थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर रहा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये है लेटेंट हीट। तो अभी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट और है, और लेटेंट हीट के टाइप्स भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क योर क्वेश्चन। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे लेटेंट हीट को। अभी इसके टाइप्स बाकी रह गए लेटेंट हीट के। Students, if you have any doubt, then ask your question. Toshik. Yes, Mr. Toshik Jain. Toshik. Toshik को म्यूट कीजिए। Yes, Lakshit. Good morning, sir. Good morning, Sir, beta. can What is you- your question? Sir, can you please explain the definition of latent heat again? हाँ जी, आप नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ। Okay, sir. एक्सप्लेन करनी है या आपको लिखनी है? Sir, I have to write and explain also both. Okay, first you will write the definition. Okay, sir. The heat energy Yes, sir. which is required, Yes. the heat energy which is required to change the state of matter, which is required to change the state of matter, is called latent heat. Is called latent heat. Full stop. During the change of state of matter, during the change of state of matter, the temperature of the substance, remains constant. The temperature of the substance remains constant. अब डेफिनेशन का मीनिंग समझिए। देखिए, लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी किसी मटेरियल को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। जैसा मैंने अभी इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और जब वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, उस समय तक इस बर्नर के थ्रू हमने जितनी भी हीट एनर्जी दी, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट जब हम दे रहे हैं, जब इसकी मटेरियल की स्टेट चेंज हो रही है, उस समय पर ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, स्टेशनरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। So the latent heat cannot be detected by thermometer. The latent heat cannot be detected by thermometer, by a thermometer. Next, Mohammed. Yes, sir. Yes, what is your question, beta?
गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर Good morning. सब्लिमेशन का सर प्रोसेस सर गैस से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड सर यही तो होता है। सॉलिड से लिक्विड नहीं है, सॉलिड से गैस है। तो सर इसका गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस। ये सर इसका एग्जांपल बता दो सर कोई एक। एग्जाम्पल ड्राई आइस, सॉलिड CO2। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडा करता हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ये गैस के स्टेट में के अंदर है CO2। तो जैसे मैं इसको कूल डाउन करूंगा, ठंडा करूंगा, कंप्रेस करूंगा, साथ साथ ठंडा भी करूंगा, तो आप देखेंगे ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड CO2 में, जिसको क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स, डू इट फास्ट। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्लास इज ऑफ फिजिक्स।